नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे कक्षा 6 की, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से हमारी कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे अपना प्रेम बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपकी क्लासेस लग रही हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक है, तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ हम इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन पर भी बात करेंगे, चाहे यूपीएससी की बात हो या स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो ये है संविधान, भारत का संविधान है, उद्देश्य क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन हम यहीं से पूछ लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या चीजें, संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें क्या क्या चीजें जोड़ा गया है, ठीक है। इसका जो डेट था 1976 था, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी शुरुआत है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात क्या करते हैं, जैसे हमारा अध्याय 1 है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम इसमें हर एक चीज को नहीं पढ़ेंगे, वही चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि रशीदा का सवाल है, ठीक है। रशीदा के सवाल पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर इस जो वीडियो है इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। मैं पीडीएफ का जो टेलीग्राम लिंक है वो यहाँ पर पिन कर दूंगा, तो देन आप डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए, कल क्या हुआ है, कल क्या हुआ है मतलब कि लाइक पास्ट में क्या हुआ है। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ है, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति को लेकर बहुत पहले क्या हुआ है कैसे जान सकते हैं। मतलब लाइक कि इसमें कहा गया ओवरऑल कि आप किसी से जान सकते हो जो पास्ट में क्या हुआ है ना। लेकिन अगर आप बहुत पास्ट की बात हो जाए, चाहे हड़प्पा सभ्यता की बात हो जाए, चाहे पाषाण काल की बात हो जाए, तो उसको आप किसी व्यक्ति से पूछ नहीं सकते, क्योंकि कोई जीवंत ऐसा उदाहरण नहीं। तो वहां पे जो साक्ष्य मिलते हैं ना, उनके आधार पर जो वहां पे स्ट्रक्चर मिलता है, उसके आधार पर हम उस समाज की, उस संस्कृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अतीत के बारे में, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में, अतीत क्या होता है, पहली बात तो अतीत क्या है। अतीत मतलब बीता हुआ समय, ठीक है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, खाते क्या थे, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। ये अतीत के बारे में, अतीत से, ठीक है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते, फिर या फिर कौन से गीत सुना करते थे। तो ये अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ये आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ यहाँ पे देखिए, लोग कहाँ रहते थे। तो मोस्टली जो लोग थे, अगर बात किया जाए, अगर जो सभ्यताओं का जब आरंभ हुआ था, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप समझिएगा, इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक तथ्यों पर हम बात करेंगे। लोग कहाँ रहते थे, अगर देखा जाए आज से 2-2.5 साल या फिर और भी पीछे देखा जाए, है ना, जब पाषाण काल में, तो लोग कहाँ रहते थे। लोग वहीं रहेंगे जहाँ पे उनको पानी मिल जाए, ठीक है, आवश्यक संसाधन जो होंगे उस समय के, उनकी जरूरतों के साथ चीजें मिल जाएं, लकड़ियां मिल जाए, जंगल मिल जाए, जहाँ पे जानवर मिल जाए, तो लोग उसी के आसपास बसना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। हाँ, मानचित्र एक मतलब इसकी बात करता है, ठीक है। मानचित्र एक में नर्मदा नदी का पता लगाओ। इसमें कहता है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से इस नदी के तट पर रहते थे, यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो चीजों को संग्रह करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, ठीक है। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों, आखेटकों का शिकार भी करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि लाइक जब सबसे पहले अगर सभ्यताओं की बात करें, तो सबसे पहले सभ्यता नदियों के किनारे ही सभ्यता डेवलप हुई है, ठीक है। इसका रीजन था कि उनको जल संसाधन आदि का जो उचित फायदा मिल पाता था, ठीक है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर पहाड़ियां, ये हैं सुलेमान और कृथर पहाड़ियां, ठीक है। हाँ, ये कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है संभवतः। सुलेमान और कृथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं उगाया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले जो गेहूं उगाया, ये कहाँ पर, सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में, स्त्री और पुरुष ने, ठीक है। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया, और यहाँ पर उन्होंने भेड़ बकरी गाय जैसे पशुओं को पालतू भी बनाया, ठीक है। हाँ, हाँ, बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक इस एग्जाम में, अभी हम बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक है। अब गारो खासी जयंतियों के बारे में हमने पढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट में है। विंध्य पहाड़ियां, ये है विंध्य पहाड़ियां, ठीक है। विंध्याचल, ठीक है, पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कृषि का विकास हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट कृषि कहाँ हुआ है, विंध्य की पहाड़ियों पर, ठीक है, विंध्य की पहाड़ियों पर, ठीक है। और कहाँ, गारो,
ठीक है, हाँ। हाँ, पहाड़ियों पर। ये कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं, विंध्य के उत्तर में स्थित हैं, ठीक है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। अब देखो ये हो गया सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी हो गया, इसकी सहायक नदियां हैं ये है ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये सहायक नदी है सिंधु की, ठीक है। सिंध की क्या है, ये सहायक नदी है। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है। हाँ, ये सिंध की सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियों के बारे में आप पता चला है कि ये आपकी जानकारी में होगा। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। देखो जो नगर थे, प्रारंभिक जो नगर थे, वो नदियों के किनारे ही फूले फले हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा तथा सहायक नदी, अब सोन का उद्गम स्थल कहाँ है, चलो बताओ। सोन नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, हाँ, सोन नदी का उद्गम स्थल पर, सोन नदी का उद्गम स्थल। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मगध, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मगध क्या है, ठीक है, मगध के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है मगध, वर्तमान बिहार, ठीक है, मगध बिहार कहते हैं, बिहार के नाम जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की, ठीक। कभी कभी हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, रेगिस्तानियों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः सभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, ठीक है, हाँ, विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अतिरिक्त व्यापारिक कभी भी काफिले में तो कभी कभी जहाजों में अपने मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षाएं और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग अन्य और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों जानने का अवसर मिला। हाँ, अब यहाँ पर देखो, इसका कंक्लूजन यही है कि जब हम यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ की संस्कृति सभ्यताओं से परिचय होते हैं, तो हमें वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आज आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आज की यात्राएं क्यों करते हैं, ये आप अपने से पढ़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन देखो, मानचित्र एक, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और ईरान, अफगानिस्तान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया तथा महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशाल तथा बाकी एशियाओं समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बांटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता था, ठीक है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो मानचित्र एक में देखो, मानचित्र एक ये है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है दक्षिण एशिया, भारत, दक्षिण एशिया में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। हमारा अगला देश के नाम, अपने यहाँ पर देश के नाम को भी लेकर कई बार कंट्रोवर्सी रहती है, हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना आवश्यक नहीं है। देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे सिंधु में संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, ईरान और यूनान का पता लगाओ, ठीक है। ईरान कहाँ है, आप एटलस रखिए अपने साथ और ईरान और यूनान को ढूंढने की कोशिश कीजिए, पता लगाओ, ठीक है। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिका कहा, ठीक है। जूम करने की आवश्यकता है क्या, तो कर लेते हैं, ठीक है। इंडिका कहा, ठीक, इंडिका, एक सेकंड, जूम में तो ये काम नहीं कर रहा, ओ शिट, हाँ, इंडिका कहा, एक समूह, मतलब लाइक कि जैसे यहाँ पर देखो, यूनानी सिंधु जो हिंदोस नदी या फिर इंदोस नदी या सिंधु नदी के जो पूर्व में रहते थे, ठीक है, हाँ, उन्हें पूर्व में रहते थे, हाँ, इंडिका कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम से रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग
3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश में होने लगा। ठीक है। हाँ, अब ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। हाँ, ये देखो ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि। ठीक है, ताड़पत्र पर लिखा जाता था पांडुलिपि का ध्यान, ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि। हमारे अतीत के बारे में कैसे जानेंगे? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकें। अतीत में लिखी गई पुस्तकें को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि भी कहा जाता था। पांडुलिपि क्यों कहते थे? हाथ से लिखी हुई के कारण। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। मैनुअल कहते हैं ना, मैनुअल वर्क है ना, लाइक उसी टाइप से। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती। अब ये देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भुर्ज की छाल से तैयार की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखेंगे। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़े खा गए तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों विहार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक है, से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि तथा सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी हैं। हाँ, तमिल साहित्य को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ कमेंट में। तमिल साहित्य है ना। हाँ हाँ तमिल में भी लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। अभिलेख क्या होता है? पत्थर अथवा धातु पर जो उत्कीर्ण करके जो लिखा जाता है अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। इनमें से राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों के अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ होता है? तो अब ये देखो, ये बच्चों वाला क्वेश्चन होगा कि वो लंबे समय तक टिका रहेगा, नहीं होगा। ठीक है, मतलब काफी समय लगेगा नष्ट अगर होता भी। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहते हैं। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं कौन होते हैं? जो पुरानी चीजों को खोद बीत करके उनका अध्ययन करें, उनके बारे में बताएं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और औजार हथियार बनाने वाले आभूषणों। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये कहाँ से? वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासन के आदेश पर उत्कीर्ण हुआ है। अब हाँ, अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ये कलिंग के युद्ध में हुआ था। ठीक है, हाँ, कलिंग के युद्ध में। ठीक है, तो आप कमेंट से कलिंग के युद्ध के बारे में कमेंट में जरूर बताएं, कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, हाँ, आदेश पर उत्तीर्ण करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अराइमेक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, यूनानी और अराइमेक लिपियों और भाषाओं में। ठीक है, हाँ, अशोक ने अपने पुत्रों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, और अशोक ने काफी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चलो आगे देखते हैं। बाईं ओर एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। प्रायः यह एक पुरानी चांदी का सिक्का है। ये पुरानी चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह कैसे भिन्न है? ये तो आप बेसिक चीजें हैं, ये आपके जरूरी का नहीं है। ठीक है, तो इन सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ अन्य धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी न नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ठीक है, हाँ, इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बचे हुए हैं। यदि अन्न के दानों अथवा लकड़ी के टुकड़ जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच रहते हैं। ठीक है, क्या पुरातत्वविदों को
बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले हैं। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्व इन जासूसों की तरह इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अतीत एक या अनेक। अतीत क्या है? एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिए? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के अतीत अलग अलग मायने रखते हैं। अलग अलग समूह के जो लोग हैं उनके अतीत अलग अलग मायने रखते हैं। उदाहरण के पशुपालक तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। हाँ, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां तथा शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व भी की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि देखो इतिहास का कोई दायरा नहीं है। ठीक है, लाइक हम रिसर्च कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लाइक हम जो भी अज्यूम कर रहे हैं, जो भी मिल रही है वो 100% सत्य है। ठीक, संभवतः सत्य है, लेकिन 100% के बारे में नहीं कहा सकता। ठीक है, तिथियों से मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे मान लो ये हो गया ईसा, अब इससे पहले ईसा मसीह से पहले की जो तिथि है ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की तिथि, और इधर की तिथि को जैसे 1900, 2000, 1400 है ना, ऐसे दर्शाते हैं। जबकि इसके ये तिथि होती है ईसा के जन्म से 2500, 2600, 3000 है ना, तो ऐसा होगा। ठीक है, जन्म से तिथि मानी जाती है वो। अतः वर्ष 2000 वर्ष तक तात्पर्य है। ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से ही ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व कहते थे, है ना, रूप में जानी जाती। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते था। इस वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, इतिहास की तिथियां, हाँ, ये इतिहास की तिथियां उतना आवश्यक नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेना। ठीक है, अन्यत्र जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इसमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों, लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों को बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा गया है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह राजा रानी रहते थे। ठीक है, ये एक कहानी जिसमें एज्यूम किया जाता था। ठीक है, ये ऐसा, हाँ, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसी उत्कीर्ण पत्थर मिलती है जिस पर एक ही लेख 3 विभिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी, मिस्र लिपि में 2 प्रकार में से है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। नर्मदा घाटी, इन चीज़ों को आप देखो। ठीक है, आपने पढ़ा, अब इन चीज़ों को सुमेलित करो। ठीक है, पांडुलिपि के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर देखो आप, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो भूर्ज नामक छाल है, ये है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा बहुत ये जो हाईलाइट चीज़ें हैं आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और ये हमारी क्लास खत्म होती है। ठीक है, इन प्रश्नों पर आप अपने से चर्चा कीजिए। और ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो प्रश्न है पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के बारे में ये इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने अनूठे जल संचय प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की एक श्रृंखला निर्माण किया गया और आपस में जुड़े जलाशयों के पानी को नियंत्रित किया गया? ठीक है, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर भी एक बार चैप्टर को फिर से रिवाइज कीजिए और दीजिए। ठीक है,